बीए भाग 1 ऐच्छिक हिंदी की इस कक्षा में मैं प्राध्यापक डॉक्टर दिलीप कुमार कस्बे आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। बीए भाग 1 की कक्षा के लिए यह जो ऐच्छिक का प्रश्न पत्र है, इसमें इसका शीर्षक है आधुनिक हिंदी कविता और अनुवाद। हमारा स्वायत्त महाविद्यालय जो है और शिवाजी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम जो है, इसमें ये थोड़ा सा परिवर्तन किया हुआ है कि शिवाजी विश्वविद्यालय का बीए भाग 1 ऐच्छिक हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, उसमें प्रथम सत्र के लिए 4 यूनिट जो है, जिसमें सभी कविताएं रखी हुई है, और स्वायत्त महाविद्यालय के भीतर यह प्रश्न पत्र जो है, इस प्रश्न पत्र में केवल थोड़ा सा परिवर्तन किया हुआ है कि चौथा यूनिट जो है, वो चौथे यूनिट के भीतर व्यावहारिक हिंदी अनुवाद आज के युग में छात्रों की आवश्यकताएं जो है, क्योंकि शिक्षा जो है, शिक्षा का संबंध जीवन से जुड़ा हुआ है। वैसे तो मैं कहूँगा कि जीवन के साथ, जीवन यानी हमारी जो ज़रूरतें हैं, हम चाहते हैं कि ऊंची शिक्षा पाकर कहीं रोजगार का साधन उपलब्ध हो जाए। उस हिसाब से भी शिक्षा की ओर हम देख सकते हैं, लेकिन शिक्षा जो है, वो शिक्षा केवल रोजगार पाने के लिए है, ऐसा भी हमें नहीं समझना है। इस शिक्षा के माध्यम से हम में जो वैचारिक परिवर्तन होता है, अलग अलग विचार उनको हम ग्रहण करते हैं, और सामाजिक विकास की दृष्टि से ये साहित्यिक जो होते, वे साहित्यिक, वे इंजीनियर हैं, सामाजिक इंजीनियर हैं, और इसी कारण साहित्यिक जो होते, वे साहित्यिक उसी के अनुसार अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रश्न पत्र में जो मैंने बात बताई कि व्यवहार्य हिंदी अनुवाद, यह एक यूनिट अलग रूप से रखा हुआ है, तो हम उस पर विचार नहीं करेंगे, लेकिन इस प्रश्न पत्र के अनुसार मैंने आपके सामने यह बात रखी हुई है। और इस प्रश्न पत्र में 60 और 40 के हिसाब से यह सब चल रहा है, मतलब 100 अंकों का प्रश्न पत्र है। 100 अंकों के प्रश्न पत्र में 60 अंकों के प्रश्न रहेंगे, और 40 जो अंक है, उन 40 अंकों में 10-10 के हिसाब से उसके 4 भाग किए जाएंगे, और उन 4 भागों में कक्षा में एक टेस्ट आपकी ली जाएगी, समूह चर्चा होगी, आपकी मौखिक परीक्षा हो जाएगी। इसी तरह 40 अंकों का विभाजन किया गया है। इसमें हमें आज़ादी है कि समूह चर्चा लेनी है या मौखिक परीक्षा लेनी है, तो उस समय आपको वह बात समझाई जाएगी। इसमें जो यह कविता की जो किताब है, साहित्य जगत नामक, साहित्य जगत नामक यह ऐच्छिक हिंदी के लिए जो किताब है, इसके भीतर ये जो कविताएं हैं, उन कविताओं में से मैंने इसके पहले भी आपके सामने यह बात रखी हुई थी कि हिंदी साहित्य के भीतर, मतलब हमारे साहित्यिक जो है, वे साहित्यिक या भारतीय साहित्य जो है, वो साहित्य पहले से ही पद्य में लिखा गया है। भारतीय साहित्यिकों ने गद्य में लेखन जो है, वो गद्य में लेखन प्रमुखता से आधुनिक काल में देखा है, जब अंग्रेज भारत आए थे और वे अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी भारत में करते थे। उस समय उन्होंने बाइबिल का अनुवाद
हिंदी में किया हुआ था इंजिल के नाम से, और उसकी छोटी छोटी किताबें बनाई हुई थी। वह जब भारतीयों ने पहली बार देखी तब उन्होंने देखा कि अरे इसी प्रकार भी लिखा जाता है, और तब से मैं कहूँगा कि गद्य साहित्य जो है उस गद्य साहित्य का प्रमुखता से विकास हो गया। तो पहले भारतेंदु युगीन कविता लिखी गई है, द्वैध युगीन कविता लिखी गई है, छायावादी कवियों ने कविताएं लिखी, उत्तर छायावादी कवि आए उन्होंने कविताएं लिखी, हालावादी एक युग आया उन कवियों ने कविताएं लिखी। छायावादोत्तर काल जो है वो प्रगतिवादी काल है, और प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवादी कविता, प्रयोगवाद के बाद मैंने परसों भी बताया नई कविता, न कविता है, नकेनवाद है, दादावाद है, इसी प्रकार के कई वाद आए। और प्रयोगवाद के बाद ये साठोत्तरी कविता आ जाती है। साठोत्तरी कवि जो है वो साठोत्तरी कवि जो सच्चाई है उस सच्चाई को हमारे सामने खोल कर रखता है। इसी कारण मैं कहूँगा कि धूमिल जो है, धूमिल के साथ साथ हिंदी के प्रसिद्ध गज़लकार दुष्यंत कुमार है। दुष्यंत कुमार तो कहते हैं कि हमारे नेता जो है वो नेता हमें कहते हैं कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में जेरे बहस ये मुद्दा, इधर हमारे लोगों को भूख लगी हुई है और हमारे नेता कहते हैं कि तुम्हारी बात पर दिल्ली, तुम्हारी भूख पर दिल्ली में हमारी संसद में उधर चर्चा शुरू है। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। देखिए ये अब इतना भर पेट जो है, इस इतना भर पेट के लिए रोटी की ज़रूरत होती है, और वे कहते हैं कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में जेरे बहस ये मुद्दा। तो ये साठोत्तरी कवि जो है वो कवि सीधे गालियाँ भी बकते हुए आगे पीछे देखता नहीं है। और इसी कारण नेताओं पर भी दुष्यंत कुमार ने कहा है कि चाहे बजाओ जितना इन सभाओं में, चाहे जितना बजाओ इन सभाओं में, हम नहीं है आदमी झुनझुने हैं। बजाओ, तुम बजाते रहो, हम इंसान नहीं है, बजाओ, सुनाओ हमें कुछ भी झूठे आश्वासन देते रहो। उसके बाद यह समकालीन कविता का युग आता है। समकालीन समकालीन कवि जो है वह मुख्य रूप से किस बात को हमारे सामने रखता है, तो समकालीन कवियों ने अपने परिवेश के प्रति, अपने समय की चिंता के प्रति विशेष संबंध इन्होंने रखा हुआ है। अपना परिवेश, अपना समय, और उस समय में, उस काल में जो चिंता के विषय हैं उन विषयों पर इन्होंने कविताएं लिखने का प्रयास किया हुआ है। और फिर जिसमें दबे हुए लोगों की समस्याएं होंगी, कुचले हुए लोगों की समस्याएं होंगी, या वंचित वर्ग होगा, उनका जीवन और उस जीवन के साथ जुड़ी हुई उनके नाना विषय जो है तथा उनकी नाना समस्याएं जो है, उन समस्याओं पर भी इन्होंने अपना प्रकाश डालने का प्रयास किया हुआ है। और आज हमारे सामने एक ऐसे कवि की कविता लेकर मैं आया हूँ जिस कवि का नाम है मंगलेश डबराल, और उनकी कविता का नाम है नया बैंक। देखिए मंगलेश डबराल के बारे में बताया जाए, संक्षिप्त जानकारी उनके बारे में। 16 मार्च 1948 में इनका जन्म उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के काफल पानी गांव में जन्म हुआ। इनका परिवार जो है वो परिवार काफ़ी संपन्न था। उनके घर का वातावरण जो था वह वातावरण सांस्कृतिक था, और इनकी शिक्षा जो है वह शिक्षा जिसकी वजह से पूर्ण रूप से देहरादून में हुई। लेकिन वे जब तृतीय वर्ष में थे तो पारिवारिक समस्या की वजह से उन्हें दिल्ली आना पड़ा, और दिल्ली आने के बाद उनका कई पत्रिकाओं के साथ संबंध आया। हिंदी की कई पत्रिकाओं के साथ उनका संबंध आया, जिसमें मैं कहूँगा हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास जैसी पत्रिकाएं जो है उन पत्रिकाओं में वे काम करने लगे। भोपाल से प्रकाशित त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका पूर्वाग्रह के सहायक संपादक के रूप में उन्होंने काम किया।
मतलब इसी तरह उन्होंने कई पत्रिकाओं में काम किया है। आगे बताया जा सकता है कि इलाहाबाद लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात के भी वे संपादक रहे हैं। 1983 से दैनिक जनसत्ता में संपादक के रूप में वे काम करते रहे। 2006 से नेशनल बुक ट्रस्ट दिल्ली जो है उसमें वे सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। तो उनकी वे एक श्रेष्ठ कवि हैं। उनके काव्य संग्रह में बताया जा सकता है कि पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, नए युग में, ये उनके काव्य संग्रह है। तो गद्य संग्रह में लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, एक बार आयोवा, और ये साहित्यिक सेवा जो है, इस सेवा में उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। प्रस्तुत हमारे सामने उनकी ये जो कविता है, नया बैंक, नए युग में शत्रु, यह उनका एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, नए युग में शत्रु। इस संग्रह से उद्धृत की हुई प्रस्तुत कविता है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने हमारे सामने जो बात रखी हुई है वो बात इस प्रकार की है कि आज का युग जो है वह युग स्पर्धा का युग है, और इस स्पर्धा के युग में हमें भी उस स्पर्धा के युग के साथ चलना है। कहा जाता है कि चलता साधु भला, बहता पानी भला। मतलब चलता हुआ साधु जो होता है वह भला है, अगर वह साधु किसी गांव में रुका तो वह बात भली नहीं है। बहता हुआ पानी कभी गंदा नहीं होता, एक जगह पर रुका हुआ पानी जो है पानी गंदा होता है। उसी प्रकार इस स्पर्धा के युग में हम लोगों को भी उस बहते पानी की तरह बहते रहना है, आगे बढ़ना है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या किया हुआ है कि पुराने बैंक और नए बैंक जो है उन दोनों में किस प्रकार का फर्क है, यह हमारे सामने बात रखने का प्रयास किया हुआ है। मैं उन्होंने जो जिन शब्दों में लिखा हुआ है उन शब्दों को आपके सामने केवल मैं पढ़कर रखता हूं, ताकि आप लोगों की समझ में सहजता के साथ यह बात आ जाएगी। देखिए, नया बैंक पुराने बैंक की तरह नहीं है। वे क्या कहते हैं? नया बैंक पुराने बैंक की तरह नहीं है, उसमें पुराने बैंक की कोई छाया नहीं है। पुराने बैंक यदि आपने देखें तो वे बैंक में काम करने वाले जो लोग थे वे लोग कभी आपसे बाहर आकर मिलते नहीं थे। ज़रूरत हमें रहा करती थी, हमें बैंक में जाना पड़ता था। तो कवि कहता है, कवि डबराल जी कहते हैं कि उसमें पुराने बैंक की कोई छाया नहीं है, उसका लोहे की सलाखों वाला दरवाज़ा और उसका अंधेरा नहीं है। पहले बैंक जो थे उन बैंकों के दरवाजे जो थे वे दरवाजे लोहे के सलाखों वाले थे, और अंदर आपने देखा तो काफ़ी अंधेरा आप लोगों को दिखाई देता था। लेकिन इन नए बैंकों में उस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। लॉकर और स्ट्रांग रूम नहीं है, जिसकी चाबियां वह खुद से भी छिपा कर रखता है। मैनेजर जो था वह मैनेजर स्ट्रांग रूम की चाबी जो है वह किसी को दिखाई न दे, इसलिए वह अंदर कहीं जाकर छिपा कर रखता था। लेकिन आजकल के बैंकों की वह स्थिति नहीं, वह एक सपाट और रोशन जगह है विशाल कांच की दीवार के पार। मतलब वह आज के नए बैंक जो है, बैंक ऐसी जगह पर है कि शीशे हैं और उन शीशों से हम आर पार देख सकते हैं कि अंदर क्या चला हुआ है। एयर कंडीशनर भी बहुत तेज है और अंदर जो एयर कंडीशनर शुरू है वो बहुत तेज गति से चल रहा है, जहां लोग हाँफते हैं, पसीना पोंछने आते हैं और तुरंत कुछ राहत महसूस करते हैं। अंदर जो एयर कंडीशनर है उसकी वजह से बाहर से धूप से आया हुआ आदमी हाँफते हुए अंदर आ जाता है और तुरंत कुछ राहत महसूस करता है। नए बैंक में एक ठंडी पारदर्शिता है, लेकिन यह जो पारदर्शक के रूप में दिखाई देने वाला यह नया बैंक जो है इसमें एक ठंडी पारदर्शिता है। नया बैंक अपने को चमका कर रखता है, उसका फर्श लगातार साफ किया जाता है। ऐसे बैंकों में आप लोग चले गए तो देखेंगे कि कोई औरत बार बार उस फर्श को साफ करती हुई दिखाई देती है। वह अपने आसपास ठेलों पर सस्ती चीज़ें बेचने वालों को भगा देता है, और वे बैंक वाले जो होते हैं वे बाहर कहीं अपने बैंक के आसपास कोई ठेला नजर आया तो उन्हें तुरंत वे कहते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ नहीं रुकना है, तुम अन्यत्र कहीं चले जाओ, और वहाँ कारों के लिए कर्ज देने वाली गुमटियाँ खोल देते हैं। और आज ये बैंक जो है वह बैंक हर एक के पीछे लगे हुए हैं। आपको कार खरीदना है, आप 1 रुपया दे दीजिए, हम कार आपके घर तक पहुँचा देंगे। तो बैंक के भीतर मेजें कुर्सियाँ और लोग इस तरह टिके हैं जैसे वे अभी अभी आए हों।
उनकी कोई जड़ें न हो, यह सब अस्थायी हो। नया बैंक पुराने बैंक से कोई भाईचारा महसूस नहीं करता, वह उसे अपने इलाके के पिछड़ेपन का कारण मानता है और कहीं दूर ढकेल देना चाहता है। मतलब इन पुराने बैंकों को नया बैंक कहता है कि वे पुराने ज़माने के हो गए, अब वे हमारे साथ नहीं काम कर सकते। नए बैंक में खजांची नहीं है। आजकल के ये नए बैंक जो है उन बैंकों में खजांची नहीं है। महान गणितज्ञों की तरह बैठे होते थे, मतलब पुराने बैंकों में महान खजांची बैठा रहता था, किसी गणितज्ञों की तरह किसी अंधेरे से रहस्यमय पूंजी को निकाल लाते थे। और वह खजांची जो था वह पैसा लाने के लिए अंधेरी कोठरी में चला जाता था। और बाहर यदि हम पूछते कि खजांची साहब कहाँ चले गए, तो वे कहते थे कि वे अंदर कोठरी में चले गए हैं पैसा लाने के लिए, और एक प्रमेय की तरह हल कर देते थे। वे प्रबंधक नहीं हैं जो बूढ़े लोगों की पेंशन का हिसाब संभाल कर रखते थे। पुराने ज़माने में वे क्या करते थे, खजांची मतलब जो पेंशनर जो है उनका हिसाब करके रखते थे कि एक तारीख आ गई है तो अब वे इतने लोग आ जाएंगे, उनका इतना पैसा चुकाना पड़ेगा। नया बैंक सिर्फ दिए जाने वाले कर्ज, ध्यान में रखिए मेरी बात, आजकल के नए बैंक जो बैंक किस प्रकार का काम करते हैं, तो नया बैंक सिर्फ दिए जाने वाले कर्ज और लिए जाने वाले ब्याज का हिसाब रखता है। प्रोसेसिंग शुल्क, मासिक किस्त, पेमेंट का चार्जेस, चक्रवृद्धि ब्याज, लेट, फाइन और पेनल्टी वसूलता है और एक जासूस की तरह देखता रहता है कि कौन अमीर हो रहा है। जो अमीर हो रहा है उनके घर पहुंचते और कहते हैं साहब आपको कितना पैसा चाहिए, आपका आदमी बैंक में भेज दीजिए, उन्हें जितना पैसा चाहिए हम दे देंगे। किसका पैसा कम हो रहा है, कौन दिवालियेपन की कगार पर है, और जो दिवालियेपन के कगार पर है उनके घर पहुंचते हैं, साहब आप दिवालियेपन पर आ रहे हैं, आप हमसे पैसा ले जाइए, और आप जो दिवालियेपन की स्थिति से गुजर रहे हैं तो वह स्थिति आप पर नहीं आएगी, और किसका खाता बंद करने का समय आ गया है। जिसे हमने कर्ज दे दिया है उसकी तरफ से किस्तों पर किस्त जो हमें मिलने चाहिए थे वे यदि नहीं मिल रहे हैं तो नए बैंक देखते हैं कि उनका खाता हमें बंद करना ही चाहिए, किए बगैर तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस तरह छात्रों, हमारे सामने मंगेश डबराल ने जो समकालीन विषय को लेकर जो कविता रखी हुई है कि नया बैंक, इस नए बैंक के माध्यम से पुराने बैंक और नए बैंक दोनों में जो अंतर है, दोनों में जो फासला है, वो फासला आपके सामने रखा हुआ है कि नए बैंक किसको कर्ज देना है, कौन अमीर बनता जा रहा है, कौन गरीब होता जा रहा है, प्रोसेसिंग फ़ी कितनी लेनी पड़ेगी, इन बातों की तरफ उनका ध्यान है। आपकी समझ में निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि यह बात आई होगी। आप इस किताब में भी कविता पढ़कर सहजता के साथ आप इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद।